फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, बेहतर होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चले फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज से हम ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। भूगोल इसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, भूगर्भिक अध्ययन करते हैं, जबकि स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। और इसमें हम काफ़ी अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं जिसमें हम भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी यानी ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। क्या? एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जबकि ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड असंख्य आकाश गंगाओं का समूह, असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। असंख्य आकाश गंगा, असंख्य आकाश गंगा का समूह, द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। इसकी जो एज है, इसकी क्या है? एज। इसकी जो एज है वो है 13.8 अरब वर्ष। 13.8 अरब वर्ष बताई जाती है। कितनी? ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है और इसकी एज क्या है? 13.8 अरब वर्ष। अगर हम बात करें किसकी? आकाश गंगा की, तो जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा को कहते हैं गैलेक्सी। आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा। तो असंख्य आकाश गंगाओं का समूह, असंख्य आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है? असंख्य आकाश गंगाओं का समूह, सॉरी, असंख्य तारों का समूह, असंख्य तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा। असंख्य तारों का समूह, तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है, जबकि 200 से 400 बिलियन अरब, 200 से 400 बिलियन कितने हैं? तारे। यानी तो इसकी एज, आकाश गंगा की एज क्या है? 10 अरब वर्ष। कितनी है? 10 अरब वर्ष। आकाश गंगा की एज कितनी है? 10 अरब वर्ष। आकाश गंगा की एज कितनी है? 10 अरब वर्ष। लगभग ऐसी 100 अरब आकाश गंगाएं किसमें है? ब्रह्मांड में। अगर हम बात करते हैं तारों की, तो तारे किसे कहते हैं? तारा, स्टार। व्हाट इज ए स्टार? असंख्य तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जबकि वे पिंड जिनके पास, वे पिंड जिनके पास स्वयं की क्या है? ऊष्मा प्लस प्रकाश। जिस भी पिंड के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश है वो क्या है? तारा। फॉर एग्जाम्पल सन, सूर्य। वे पिंड जिनके पास अपना क्या है? स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश, वही क्या है? वही क्या है? तारे। और सूर्य भी क्या है? तारा। तो अब पढ़ते हैं तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का निर्माण कैसे होता है? लगभग 100 अरबी क्या है? तारे आकाश गंगा में।
तारा, तारा, तारा किसे कहते हैं, यानी स्टार। लगभग 100 अरब तारे किसमें, आकाशगंगा में। तो तारा किसे कहते हैं, जिसके पास स्वयं का क्या है, ऊष्मा और प्रकाश, वो क्या कहलाता है, तारा। जैसे एग्जाम्पल सूर्य, सूर्य भी क्या एक तारा। अब हम इसके निर्माण की बात करते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। तो शुरू में जो तारा बनने से पहले क्या होता है, तारा बनने से पहले ये गैसों का समूह होता है, गैसों का समूह। ये क्या होता है, गैसों का समूह होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नीहारिका, नीहारिका या फिर नेबुला, NEBULA, क्या कहा जाता है, नेबुला, नीहारिका या नेबुला। इसे क्या कहा जाता है, नीहारिका या नेबुला। शुरू में जो तारा होता है वो क्या होता है, गैसों का समूह होता है, जिसे शुरू में तारा के गैसों का समूह होता है, जिसे नीहारिका या फिर नेबुला कहा जाता है। जब इसमें आंतरिक घर्षण होता है इसके अंदर, तो एक तारे का रूप ले लेता है और इसे जलने लगता है, क्या जलने लगता है, तारे का रूप ले लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, युवा तारा, युवा तारा यानी यंग स्टार, युवा तारा। इसमें क्या होता है, आंतरिक घर्षण के कारण ये जलने लगता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस क्या होता है, हीलियम। हाइड्रोजन और जो हीलियम होता है उसमें क्या होता है, संयोजन की प्रक्रिया होती है, किसकी, नाभिकीय संयोजन की, संयोजन। तारे में किसकी, तारे में नाभिकीय संयोजन की प्रक्रिया होती है। कौन सा संयोजन होता है, नाभिकीय संयोजन। अगर हम बात करें इसके तापमान की, तो इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें इसके रंग यानी कलर की और इसकी अवस्था की, ठीक है, जो इसका रंग है वो इस पृष्ठीय तनाव के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है तो इसका कलर क्या होगा, लाल। अगर लगभग 20000 डिग्री सेल्सियस यानी 6000 डिग्री सेल्सियस जब इसका तापमान आगे बढ़ता है अधिक, यानी लगभग हम कह सकते हैं 20000 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाता है, व्हाइट। और इसके बाद जब लगभग 1,00,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इसका तापमान, तो इसका रंग हो जाता है ब्लू यानी नीला, ठीक है। इसकी अवस्था, इसमें तारे में हमें प्लाज्मा अवस्था होती है। कौन सी, प्लाज्मा। तारे में जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा। जब कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था। जब इसमें, जब युवा तारा होता है तथा युवा तारा के पश्चात जब इसके युवा तारा के ईंधन में कमी आती है, ईंधन में, तो ये क्या, इसके प्रकाश और ऊष्मा में भी कमी आएगी, तो इसका आकार बढ़ जाता है। इसका क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है। जब इसका आकार बढ़ जाता है तो इसको बूढ़ा तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूढ़ा, बूढ़ा तारा, बूढ़ा तारा। या फिर इसको क्या कहते हैं, लाल दानव, लाल दानव। क्या कहा जाता है, लाल दानव। इसे क्या कहा जाता है, लाल दानव, लाल दानव या फिर रेड जॉइंट, रेड जॉइंट, ठीक है, रेड जॉइंट। इसके पश्चात इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, ठीक है। इसमें विस्फोट होने के कारण, इससे पहले आप देखें चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा क्या है, सन का जो द्रव्यमान है, सन का जो द्रव्यमान है गुणा 1.44। अगर इससे कोई बराबर है या फिर इससे 1.5 गुना है तो वो क्या बनेगा, अगर इससे कोई बड़ा है, सॉरी, चंद्रशेखर सीमा के कोई समान है या फिर इससे छोटा है, तो विस्फोट के बाद लाल दानव क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ को क्या कहा जाता है, जीवाश्म तारा। क्या कहा जाता है, जीवाश्म तारा,
या फिर इसे कहते हैं सफेद वामन। सफेद वामन या जीवाश्म तारा। इसलिए हल्का, इसमें क्या होती है, हल्की चमक। इस तारे में क्या होती है, हल्की चमक होती है। इसके पश्चात ये रूप लेता है ब्लैक ड्वार्फ का, ब्लैक ड्वार्फ, और इसके बाद इसका अंत हो जाता है। अगर ये चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है तो इसका क्या बनेगा, सुपरनोवा। सुपरनोवा इसे क्या कहा जाता है, इसे विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विस्फोटक। इसे विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या विस्फोटक। जब इसमें दोबारा विस्फोट होता है, किसमें, इस तारे में दोबारा क्या होता है, विस्फोट, तो इससे क्या बनता है, इसमें जब विस्फोट होगा तो निर्माण होगा इलेक्ट्रॉन तारे का। किसका होगा, इलेक्ट्रॉन तारा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तारे का निर्माण। और साथ ही साथ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन तारे के साथ किसका होगा, पल्सर स्टार और क्वेसर स्टार। PULSER QUSER क्वेसर। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, स्टार। इसमें क्या होगा, पल्सर। पल्सर तो एक बाइक भी है। ठीक है, तो पल्सर स्टार, पल्सर स्टार है, इसमें क्या होती है, चमक अधिक। इसमें क्या होती है, चमक अधिक होती है। जबकि हम क्वेसर की बात करें, क्या होती है, क्वेसर। जो क्वेसर होता है इसमें चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। चुंबकीय क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, चुंबकीय क्षमता इसकी क्या होती है, अधिक। इसके पश्चात जो इलेक्ट्रॉन तारा होता है, इसका घनत्व तो बढ़ता है, जिसके कारण इसका आकार छोटा होकर एक सघन रूप ले लेता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल। क्या कहते हैं इसे, ब्लैक ब्लैक होल। इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक होल। इसका जो सघन रूप होगा, इसके घनत्व में जब इसका घनत्व बढ़ने के कारण आकार में क्या होगी, कमी, और एक सघन रूप ले लेगा, जिसे क्या कहेंगे, ब्लैक होल। ब्लैक होल को ब्रह्मांड के लिए खतरा बताया जाता है, क्योंकि इसके एक चम्मच में लगभग 10 हाथियों के बराबर क्या होता है, वेट। दूसरी बात, इसको सूर्य का प्रकाश भी भेद नहीं पाता है, तो ये क्या है, ब्रह्मांड के लिए खतरा। ठीक है, जिससे भी ये टकरा जाएगा उसके आर पार हो जाएगा, चाहे वो कोई ग्रह, चाहे वो कोई सा भी ग्रह हो, कोई सा भी ग्रह हो। तो दोस्तों, स्टार, स्टार क्या है, जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है। जिसके पास क्या है, स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश। स्टार क्या है, जिसके पास स्वयं की ऊष्मा है और प्रकाश है, वही स्टार कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सूर्य है, वो भी एक स्टार है। अगर हम बात करें कि तारों का निर्माण कैसे होता है, तो शुरू में वो एक गैसों का समूह होता है, जिसे नेबुला या निहारिका कहा जाता है। उसमें आंतरिक घर्षण होने के कारण वो आग पकड़ लेता है, जिससे वो तारे का रूप ले लेता है, जिसको क्या कहा जाता है, युवा तारा यानी यंग स्टार। उसमें जो संयोजन की प्रक्रिया होती है वो हाइड्रोजन का हीलियम में संयोजन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय संयोजन। यानी इसमें नाभिकीय संयोजन की प्रक्रिया होती है। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ठीक है, जिसमें क्या उनकी अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था। इसका जो रंग है वो इसके पृष्ठीय तनाव पर डिपेंड करता है, लाल भी होता है और सफ़ेद भी होता है और ब्लू भी होता है। ठीक है, इसके बाद जब इसके ईंधन में कमी होने लगती है, इसके ईंधन में क्या होगी, कमी, तो ये लाल दानव का रूप लेगा। किसका, लाल दानव का, जिसे रेड ज्वाइंट या बूढ़ा तारा कहा जाता है। ईंधन में कमी होने के बाद लाल दानव का रूप लेगा। लाल दानव में विस्फोट होगा, जो डिपेंड करता है चंद्रशेखर सीमा से।
अगर वो चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है तो क्या बनेगा, सुपरनोवा या विस्फोटक तारा। अगर छोटा है तो क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, या फिर जीवाश्म तारा। ठीक है, जीवाश्म तारा हल्का चमकीला होता है, जीवाश्म तारा हल्का क्या होता है, चमकीला। उसके बाद उसका क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ। उसके पश्चात अगर विस्फोटक तारे का निर्माण है वो क्या होता है, वो चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होता है, तो क्या होगा, विस्फोटक तारे का निर्माण। विस्फोटक तारा या सुपरनोवा, इसमें दोबारा विस्फोट होने के कारण किसका निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉन तारे का, पल्सर का और क्वेसर का। जो पल्सर है वो क्या होता है, चमकीला। जो क्वेसर है वो क्या होता है, उसकी चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। इसके पश्चात जो इलेक्ट्रॉन तारा है उसका घनत्व बढ़ेगा। जिस प्रकार हम किसी भी छोटी या लोहे की चीज़ को पीट कर बड़ी चीज़ को हम छोटा करेंगे, उसका आकार में तो कमी आएगी लेकिन उसका घनत्व बढ़ जाएगा, यानी वो हैवी वेट उसका हो जाएगा। तो इसी प्रकार उसका घनत्व बढ़ जाएगा, वो सघन हो जाएगा, सघन रूप ले लेगा, जिसे क्या कहेंगे हम, ब्लैक होल की। जैसे क्या कहेंगे हम, ब्लैक होल। जिसे क्या कहेंगे, ब्लैक होल। ब्लैक होल को ब्रह्मांड के लिए खतरा बताया जाता है क्योंकि इसे सूर्य की किरणें भी भेद नहीं पाती हैं। सूर्य की किरणें भी इसे भेद नहीं पाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।